नमस्कार साथियों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो ने जो अपना चंद्रयान 3 के अंदर सफलता हासिल की है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूँगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम आज बेसिकली चर्चा करेंगे इसके अंदर, यानी कि इस चंद्रयान से जुड़े हुए जो शब्द है जिनको हम बार बार सुनते हैं वो किस तरह के शब्द है। इस वीडियो के अंदर हम इम्पैक्ट प्रोब मिशन होता है, ऑर्बिटर मिशन होता है और लैंडर मिशन होता है, रोवर मिशन होता है, और इसके अंदर इसको भेजने के दौरान जो शब्दों का प्रयोग किया गया था, जैसे वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो गई और ऑर्बिटर हो गया, जिस कक्षा के अंदर चंद्रयान जो 3 भेजा गया है। तो इस तरह से सारी चीजों को हम समझेंगे इसके शब्दों के माध्यम से। और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है, प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से चंद्रयान 3 के अंदर प्रोपल्सन सिस्टम काम किया, तो मैं उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को पढ़ने से पहले मैं आपको जो अपने मिशंस है, जो मिशन है उनके बारे में बताऊंगा आपको। चंद्रयान 1 से रिलेटेड जो मिशन है वो है, एक तो इम्पैक्ट प्रोब मिशन कह सकते हो आप इसको। इम्पैक्ट प्रोब मिशन क्या होता है हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 जो मिशन है उसको क्यों कहा गया है, और इसी के साथ ये चंद्रयान 1 जो है इम्पैक्ट प्रोब मिशन के साथ साथ ही कौन सा है, ऑर्बिटर मिशन भी इसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्बिटर मिशन भी हम इसे कहेंगे। अब क्या होता है इम्पैक्ट प्रोब मिशन, क्या होता है ऑर्बिट मिशन, ऑर्बिटर मिशन, तो उसके बारे में समझेंगे कि इम्पैक्ट प्रोब मिशन सबसे पहले हम किसे कहेंगे कि ये हम क्या ले लेते हैं, अर्थ ले लेते हैं। ये हमारी क्या है, अर्थ है ये। अब इस अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट है, ये कक्षाएं हैं, तो हम ये जैसे मून है इसके चारों ओर भी क्या है, कक्षाएं हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी कि अर्थ के चारों ओर भी बहुत सारे ऑर्बिटर्स है। इसी तरह से मून के चारों तरफ की क्या ऑर्बिटर्स है। यहां से अर्थ से जो सैटेलाइट भेजा जाता है, लॉन्च किया जाता है, वो यहां पर जाकर इस कक्षा के अंदर स्थापित हो जाता है। यानी कि अर्थ से जो भेजा गया सैटेलाइट वो मून के ऑर्बिट के अंदर जाकर अगर यहां पर वो स्थापित हो जाए और इस कक्षा के अंदर नियमित रूप से गति करे और चंद्रमा के बारे में जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा कर कर हमारे तक पहुंचाने का काम करे, उसको हम कहेंगे ऑर्बिटर मिशन। उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटर मिशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ के जिस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं उसी तरह से मून के भी क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। तो अर्थ से जो अंतरिक्ष एजेंसीज है उनके माध्यम से जो साइंटिस्ट है यहां से इस मून के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सैटेलाइट यहां से लॉन्च किया जाए और वो मून के जो ऑर्बिट है उसके अंदर नियमित कक्षा के अंदर वो गति कर कर वहां की स्टडी करके वहां से हमारे को यहां तक
क्या पहुंचाए, वहां की जानकारियां पहुंचाए, तो ये कहलाता है ऑर्बिटर मिशन। ये क्या कहलाता है? ऑर्बिटर मिशन। यानी कि चंद्रयान 1 जो है इंपैक्ट प्रोब मिशन ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन तो ये वाला हो गया। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये तो ऑर्बिटर मिशन हुआ। जैसे ही एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे इसको मान लिया जाए चंद्रमा, इसको मान लिया जाए चंद्रमा। समझिएगा, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। यहां पे देखिएगा आपके पास ये मून है, उसके पास क्या ये ऑर्बिट है। अब यहां पे अगर मान लो कोई सैटेलाइट भेजा जाएगा, कहां से? अर्थ से। यहां से ये सैटेलाइट भेजा जाएगा, ये इसके चारों ओर गति करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्बिटर मिशन। लेकिन मैं डिस्कस उस चीज के लिए करना चाहता हूं जो इंपैक्ट प्रोब मिशन है। इंपैक्ट प्रोब किसे कहेंगे, उस चीज को ध्यान से समझना है। इंपैक्ट प्रोब मिशन इसे कहेंगे, ये जो सैटेलाइट यहां पे भेजा गया मून की कक्षा के अंदर, मून के ऑर्बिट के अंदर, ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा और वो अध्ययन हमारे पास स्टडी करके वहां के संकेत, वहां की जानकारियां वो सारी हमारे तक पहुंचाएगा। लेकिन प्रोब, इंपैक्ट प्रोब मिशन उसे कहेंगे इस सैटेलाइट द्वारा इस मून के सरफेस पर, कहां पर? इस मून के सरफेस पर एक इस तरह की कोई चीज थ्रस्ट की जाए। यानी कि इस सैटेलाइट के माध्यम से यहां पर इसकी सतह पर क्या की जाए? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु थ्रस्ट कराई जाए, यानी कि उसकी टक्कर जोर से मारी जाए, यानी कि हार्ड लैंडिंग किसी वस्तु की कराई जाए, जिसकी वजह से जो मून है, मून से क्या होगा? जो यहां से टकराने के बाद, थ्रस्ट करने के बाद यहां से धूल उड़ेगी, धूल और कई मिट्टी के कण ऊपर उड़ेंगे, और ऊपर उड़ने के कारण ये जो ऑर्बिटर मिशन के अंदर जो सैटेलाइट हमने भेजा था, वो इन सरफेस के कण जो भी है उनके बारे में वो क्या कर लेगा? अध्ययन कर लेगा। और इसी तरह के मिशन को हमने क्या नाम दिया? इंपैक्ट प्रोब मिशन नाम दिया। समझ में आई? यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, ऑर्बिटर मिशन और इंपैक्ट प्रोब मिशन चंद्रयान 1 के अंदर लागू किया गया था। यानी कि ये दोनों, चंद्रयान 1 जो मिशन था वो इंपैक्ट प्रोब और ऑर्बिटर मिशन दोनों था। अब यहां समझ में आ गया, इंपैक्ट प्रोब मिशन हो गया, और कौन सा हुआ? ऑर्बिटर मिशन हुआ। अब सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि ऊंचाई के आधार पर, यानी कि उसके बाद देखिएगा, अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे चंद्रयान 1, उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा चंद्रयान 1, ये हमने भेजा था 2008 के अंदर। कब भेजा था? 2008 के अंदर भेजा था। अब ये मिशन कौन सा था? ये था इंपैक्ट प्रोब मिशन भी कह सकते हो आप इसे, और इसके साथ ये ऑर्बिटर मिशन भी था। अब आप समझ गए होंगे इंपैक्ट प्रोब मिशन क्यों का ऑर्बिटर मिशन भी था। ये इसके साथ इसको भेजा गया था PSLV C11 से, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम उसे कहेंगे कि, यानी कि आपने देखा ये अर्थ है, इस अर्थ का ये क्या है? पोल है। ये भी क्या है? इसको भी हम पोल कह सकते हैं। यानी कि ये तो हो गया अपना नॉर्थ पोल, ये हो गया अपना साउथ पोल। यानी कि लॉन्च व्हीकल ये काम क्या करता? PSLV जो C11 जिसे चंद्रयान 1 भेजा गया था, ये काम ये करता है कि जो सैटेलाइट है उसको निर्धारित ऑर्बिट, जहां अपना टारगेट है वहां तक उसको पहुंचाना।
तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो साउथ पोल, ये अर्थ है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो यानी कि ये पोल टू पोल जो गति करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट व्हीकल, यानी कि इसके अंदर इसको भेजा जाता है। तो याद रखिएगा चंद्रयान 1। अब देखिएगा इस मिशन का जो टाइम था, इस मिशन का टाइम 2 ईयर के लिए भेजा गया था, लेकिन ये काम कब तक कर पाया, 322 दिन के लिए, 322 दिन के लिए काम कर पाया। और 322 दिन के अंदर इसने जो अपनी उम्मीद थी, जो टारगेट लक्ष्य जो था उसका 90%, 95% इसने अचीव कर लिया। तो इस चंद्रयान 1 मिशन को हम क्या नहीं मान सकते, असफल नहीं मान सकते, क्योंकि इसी से हमें जानकारी मिली थी वाटर की, यानी कि चंद्रमा पर क्या है, पानी है। तो ये PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। अब चलेंगे हम चंद्रयान 2 और 3 की बात करें। सबसे पहले चंद्रयान 2। तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 के अंदर जो हमारा जो मिशन था वो था, उसके अंदर 3 मिशन काम कर रहे थे। ऑर्बिटर मिशन, एक तो था ऑर्बिटर मिशन, और एक था लैंडर मिशन, एक था रोवर मिशन। यानी कि चंद्रयान 2 के अंदर ये 3 चीजें, तीन मिशन शामिल थे इसके अंदर, समझे। यानी कि चंद्रयान 2 को जब भेजा गया तो उसके अंदर ऑर्बिटर मिशन भी शामिल था, लैंडर मिशन भी शामिल था, रोवर मिशन भी शामिल था। अब ध्यान से सुनना, हम ऑर्बिटर मिशन चंद्रयान 1 के अंदर पढ़ चुके। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है, यानी कि मून की जो ऑर्बिट है उसके अंदर स्पेस जो सैटेलाइट भेजा जाए और वो उसके चारों ओर गति करते हुए नियमित रूप से नियमित कक्षा के अंदर गति करके वहां की सारी जानकारियां हम तक पहुंचाए, तो उस मिशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटर मिशन। अब बात आती है लैंडर मिशन की, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वहां ऑर्बिट है, इसी तरह से मून पर भी क्या है, ऑर्बिट है। तो उस ऑर्बिट पर देखिएगा ध्यान से, यहां से सैटेलाइट कोई लॉन्च होता है और इस ऑर्बिट के अंदर नियमित रूप से चक्कर काटता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटर मिशन। लेकिन चंद्रयान 2 को जब भेजा गया तो लैंडर मिशन और रोवर मिशन साथ में भेजा गया। तो याद रखिएगा लैंडर मिशन का मतलब है लैंड, यहां पर इस ऑर्बिट को छोड़कर इसकी सतह पर क्या करे, लैंड करे, यानी कि इसकी सतह पर क्या करे, उतरे। वो उतरने के बाद जो उतरेगा वो कहलाएगा लैंडर। क्या कहलाएगा वो, लैंडर। अब उतरने के बाद यहां पर रोबोट इस लैंडर से उतरकर इसकी सतह पर घूमकर वहां की सब जानकारियां हम तक पहुंचाए, तो उसे कहेंगे हम रोवर। क्या कहेंगे, रोवर। इसीलिए चंद्रयान 2 के अंदर आपको मैंने बताया उसको हम ऑर्बिटर मिशन, लैंडर मिशन, रोवर मिशन भी हम कहेंगे। चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 के अंदर। इसका जो लॉन्च व्हीकल था GSLV मार्क 3, GSLV मार्क 3 था। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यानी कि जो अर्थ है वहां से सैटेलाइट गया, तो वहां से देखिएगा ये जो ऑर्बिटर मिशन है, ऑर्बिटर मिशन है वो क्या है, यहां पे देखो, यहां लैंड किया, यहां से क्या किया, लैंड किया। लैंड करने के बाद
उसको तो लैंडर व्हीकल बोले, लैंडर मिशन बोलेंगे, और उसके बाद जो रोवर है वो वहां की स्टडी को अध्ययन करके हमारे तक पहुंचाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, रोवर। तो यानी कि चंद्रयान 2 के अंदर भी इस लैंडर का नाम, इस लैंडर का नाम विक्रम ही था, और इस रोवर का नाम जो सतह पर घूमकर अध्ययन कराएगा उसका नाम भी प्रज्ञान ही था। अब हम समझेंगे चंद्रयान 2 जो असफल हुआ, लगभग किन कारणों से वो असफल हुआ, वो सफलतापूर्वक वहां पर लैंड नहीं कर पाया, उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई, हार्ड लैंडिंग हो गई, इस वजह से वो नहीं कर पाया। तो चंद्रयान 2 के बारे में, चंद्रयान 2 जो है उसका असफलता का कारण है, सबसे पहली बात तो वर्टिकल वेलोसिटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक होता है प्रोपल्सन सिस्टम की कमी, और एक कारण हम मान सकते हैं वो है लैंडिंग साइट। ये सारी जो गलतियां चंद्रयान 2 के अंदर हुई उसको हमने चंद्रयान 3 के अंदर इंप्रूव किया। अब देखो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मिशन कंप्लीट हो गया, यानी कि मून का जो ऑर्बिट था उसके अंदर सैटेलाइट पहुंच गया, और वो नियमित रूप से उसकी कक्षा के अंदर गति करते हुए अपनी जानकारियां हमें देने लग गया। वो प्रॉपर रूप से ढंग से काम किया, लेकिन वो सेपरेट होने के बाद, यानी कि ऑर्बिटर मिशन कंप्लीट होने के बाद जब लैंडर और रोवर उस चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ते हैं, तब जाकर उनकी सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग हो जाती है, उस कारण वो क्रैश हो जाता है। उसके रीजन ये माने गए हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैनेज नहीं हो पाई। वो क्या नहीं हो पाई, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो मैनेज नहीं कर पाए तकनीकी खराबी के कारण, और प्रोपल्सन सिस्टम चंद्रयान 2 के अंदर नहीं भेजा गया था, प्रोपल्सन सिस्टम नहीं था उसके अंदर, और लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 के अंदर कम थी, जिसके कारण जो लैंडर था वो अच्छी तरह से अपने उतरने की जगह को समझ नहीं पाया था। तो इस बार क्या किया था, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, सुनिएगा ध्यान से, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल, ये अपन ने न्यूज पे देखा था जब चंद्रयान 3 जब वहां पहुंचा था। अब सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल यानी कि कोई भी चीज अपनी सतह पर लैंड करेगी तो इस तरह से करती है, किस तरह से करेगी, वो इस तरह से, यानी कि इसको मान लेते हैं अपन लैंडर मान लेते हैं चंद्रयान 3 का, C3 का क्या है, ये लैंडर है। वो क्या कर रहा है, चंद्रमा की सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इधर के साइड में वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसकी गति की दिशा कहां आ रही है, ये डायरेक्शन कहां आ रही है, यहां पे। लेकिन आप एक चीज और देखिएगा, यहां पर ये जैसे यहां आ रही है, इसकी डायरेक्शन तो ऐसे है, लेकिन इसकी जो नीचे उतरने वाली ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन जैसे जैसे इधर बढ़ रही है, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और ये जो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे भी आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि धीरे धीरे इधर भी बढ़ना, धीरे धीरे ऐसे भी बढ़ना, और धीरे धीरे नीचे भी आना। ऐसे अगर मान लो बढ़ेंगे तो वो तो हॉरिजॉन्टल, और धीरे धीरे नीचे भी आएंगे तो वो कहलाएगी वर्टिकल।
तो ये दोनों गतियों को उस चंद्रमा पर उतरते समय, लैंडर को उतारते समय जो मैनेज करना है वो सबसे डिफिकल्ट था। इस वजह से वो मैनेज नहीं कर पाए चंद्रयान 2 के अंदर, और वो क्या हो गया, हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया। तो ये तो रही वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। उसके बाद बेटा दूसरा वर्ड आया अपने पास, एक आया प्रोपल्सन सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है। यानी कि जो मून है, ये मून है, अब इसका ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल। तो याद रखिएगा हमारा जो लैंडिंग साइट थी वो यहां पर थी, यानी कि साउथ पोल पर चंद्रयान 2 को अपने को उतरना था। यहां पे क्या था, उतरना था। तो याद रखिएगा प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है। प्रोपल्सन सिस्टम जो चंद्रयान 2 के अंदर यूज नहीं किया और चंद्रयान 3 के अंदर यूज किया गया था। तो प्रोपल्सन सिस्टम ये होता है जब कोई भी सैटेलाइट यहां पे लैंड करेगा, यानी कि लैंडर जो है यहां लैंड करेगा, तो यहां पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स हाई होगा। क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है मून का, वो इसे, इस लैंडर को अपनी ओर बहुत तेज गति से खींचेगा, जिसके कारण उसकी हार्ड लैंडिंग हो सकती है और क्रैश हो सकता है, मिशन असफल हो सकता है। लेकिन यहां पर एक प्रोपल्सन सिस्टम लगाया गया जो क्या करता था, इस खिंचाव को क्या करता था, कम करने का काम करता था, यानी कि लैंडर को वापस इधर की ओर खींचता था। तो यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर जो प्रोपल्सन सिस्टम जो इस बार यूज किया गया चंद्रयान 3 के अंदर, वो काफी अच्छा रहा। रही बात लैंडिंग साइट की, तो लैंडिंग साइट जो है इस बार बढ़ा दी गई, लैंडिंग साइट को इस बार बढ़ा दिया गया, यानी कि लगभग 40 गुना। कितना बढ़ा दिया गया, 40 गुना। चंद्रयान 2 के अंदर जो लैंडर था, लैंडर और रोवर का असफलता का कारण यह भी रहा कि जो लैंडिंग साइट थी, यानी कि उतरने की जो साइट थी, वो क्या था, वो एरिया कम था, जिसकी वजह से लैंडर उस चीज को समझ नहीं पाया। उस वजह से भी कारण माने जा रहे हैं इस चीज के। उसके बाद देखिएगा जो लैंडिंग साइट है उसको 40 गुना बढ़ा दिया ताकि उतरने में लैंडर को आसानी रही। ये चंद्रयान 3 की बात है। अब चंद्रयान 2 को, चंद्रयान 2 मैंने बताया इसके अंदर ऑर्बिटर मिशन भी है, इसमें लैंडर मिशन भी है, इसमें रोवर मिशन भी है। तो अपना यहां पे जो असफल हुआ, जो असफल हुआ वो कौन सा हुआ, लैंडर मिशन हो गया एक, तो लैंडर और रोवर, लैंडर और रोवर ये क्या हो गए, दोनों अनसक्सेस हो गई, असफल हो गई चंद्रयान 2 के अंदर। लेकिन ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिटर मिशन जो मून के कक्षा में चक्कर लगाने थे, वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। इसलिए इस बार चंद्रयान 3 के अंदर, उस चंद्रयान 3 का जो मिशन कहलाएगा वो लैंडर और रोवर मिशन ही कहलाएगा। चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 जो मिशन है उसको हम कह सकते हैं लैंडर और रोवर मिशन। क्या कह सकते हैं उसको, लैंडर और रोवर मिशन हम इसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के अंदर ही अपने ऑर्बिटर मिशन तो हमारा सक्सेस हो गया था, तो वो तो अभी वहां काम कर रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हमारा जो लैंडर और रोवर जो था वो क्या, हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत आसानी से समझ सकते हो कि जैसे कोई इंसान तीसरी मंजिल से ऊपर से कूदे तो उसके बहुत सारा शरीर के अंदर नुकसान हो सकता है, तो वो तो कहलाती है हार्ड लैंडिंग। और किसी उसे लिफ्ट से वो नीचे आए तो उसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग बोलेंगे। तो यानी कि लैंडर और रोवर मिशन जो होता है,
इसको वापस भेजा गया। चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर का नाम वो ही रखा गया, कौन सा, विक्रम। और रोवर का नाम क्या रखा, रोवर का नाम प्रज्ञान, वो ही रखा गया। ठीक है, तो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान इस बार चंद्रमा की सतह पर क्या कर गए, आसानी से लैंड हो गए, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साउथ पोल, मून के जो साउथ पोल है, यानी कि मून है ये, मून के साउथ पोल पर ही हमने क्यों भेजा। तो याद रखिएगा, साउथ पोल, मून के जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे भूकंप और ज्वालामुखी के कारण, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बहुत सारे यहां पे क्रेटर्स बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग तरह की संरचनाएं बनी हुई है, जहां पर पानी होने की, जहां पर पानी होने की उम्मीद जो है, एक्सपेक्टेशन जो है, वो सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत ने चंद्रयान 2 और 3 को साउथ पोल पर उतारने का निर्णय लिया, ताकि चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य परिमाण हमें प्राप्त हो सके। तो ये सिंपल सी जानकारी थी। लैंडर, रोवर हो गया, विक्रम हो गया, प्रज्ञान हो गया, जो मून हो गया, मून के जो ऑर्बिट होते हैं। अब एक चीज और लास्ट हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो के अंदर, सुनना ध्यान से, कि यानी जो ऑर्बिट होते हैं, यानी या कोई भी, जैसे अर्थ है, इसके जो ऑर्बिट होते हैं बेटा, ऑर्बिट, इसको हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक इसको हम क्या कहेंगे, इसके बाद इसको क्या कहेंगे, और इसके ऊपर क्या कहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलेंगे हम लियो, इसको बोलेंगे हम जियो, सॉरी, इसको बोलेंगे हम मियो, और इसके ऊपर जितना भी है उसको बोलेंगे हम जीओ। यानी कि इसको बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट, फुल फॉर्म भी लिख लो, लो अर्थ ऑर्बिट। इसको बोलेंगे हम मिड, मिड भी कह सकते हो, मिडल भी कह दो, मिडल अर्थ ऑर्बिट। इसको बोलेंगे हम जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। अब याद रखिएगा, जो पृथ्वी से यहां तक, पृथ्वी की सतह से यानी कि समुद्र तल की ऊंचाई से यहां तक जो 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, लियो। उसके बाद यहां से जो यहां तक की दूरी है, यानी कि 36,000 किलोमीटर अपन अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं, बाकी वास्तविक होती है 35,786 किलोमीटर। कितनी होती है, 35,786 किलोमीटर जो है यहां तक की दूरी, 2000 से 36,000 के लगभग की दूरी, वो क्या कहलाती है, मियो। क्या कहलाती है, मियो। और इसके ऊपर हम उसको कहेंगे 36,000 से ऊपर, 35,786 से ऊपर की जो जगह होगी उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। अब एक और चीज समझ लीजिएगा, एक होती है कार्बन लाइन। कौन सी होती है, कार्बन लाइन। कार्बन लाइन यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके ऊपर जहां तक वायुमंडल है, जहां तक वायुमंडल है, उसकी जो दूरी मानी जाती है, लगभग मान सकते हैं 100 किलोमीटर। क्या मान सकते हैं, 100 किलोमीटर। और जहां से वो वायुमंडल खत्म होके, एटमॉस्फेयर जो उसके चारों ओर पृथ्वी के है, वो खत्म होकर वहां से जो अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कार्बन लाइन। इस बाउंड्री को कार्बन लाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन लाइन बोला जाता है। यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है 100 किलोमीटर के एरिया के बाद, उसके बाद जो अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो बाउंड्री है अपनी पृथ्वी के चारों ओर, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन लाइन बोलेंगे। और इसके ऊपर ही जितने भी प्लेन है,
उनका उड़ना संभव नहीं है। कार्बन लाइन वैसे अगर मान लो एयर ट्रैफिक के हिसाब से देखा जाए तो कई देशों ने तो 80 और कई देशों ने 83 मान रखा है, इसलिए 80 किलोमीटर या 83 किलोमीटर से ऊपर कभी भी प्लेन नहीं जाते किसी भी देश के ऊपर से, वरना उनको क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो आज तक का जो जानकारी थी उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इनको देखकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।